देखिएगा, आज हम लोग करने वाले हैं अपने सेम चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा की मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है। ऑल्दो कहा जाता है कि सारी एक्सरसाइज का मिक्सचर है, सारी एक्सरसाइज को कंबाइन करके यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, पर इनमें भी कुछ क्वेश्चंस अलग होते हैं। ठीक है ना। बाकी सारी एक्सरसाइज कंपेरेटिवली थोड़े से अच्छे से होते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दी है आज। तो ज़रा समझिएगा, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, समझिएगा ज़रा। राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। देखिए यहाँ पर उन्होंने हमको बोला है कि आपको एक यूनिट वेक्टर लिखना है, मतलब कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, और वो जो वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए। मतलब कि वहाँ पर जेड प्लेन जो है, यानी कि वो 3 डायमेंशनल आपको स्पेस नहीं लेकर चलना है, 2 डायमेंशनल लेकर चलना है। ठीक है। एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो। ठीक है। ऐसी कुछ कंडीशन दे रखी है उन्होंने कि यूनिट वेक्टर है, एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है, और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल वो वेक्टर बनाता है। ठीक है। इतना उन्होंने हमको डेटा दिया हुआ है और हमें वेक्टर पता करना है। तो देखिए मैंने क्या किया, हमने सपोज कर लिया लेट द वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। हमने इस वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप सपोज कर लिया। अगर वो हमसे जेड प्लेन भी बोल देते, मतलब एक्स वाई प्लेन उन्होंने बोला था, थर्ड डायमेंशन हमको नहीं बोली थी उन्होंने, इसलिए थर्ड वाली डायमेंशन हमने यहाँ पर ली ही नहीं है, हमने सिर्फ लिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, अब उन्होंने बोला कि जो ये वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, और इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। तो देखिए क्या है कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपके पास जो यूनिट वेक्टर होता है, आपको पता है बहुत अच्छे से, आई कैप होता है, वाई के लिए जेड कैप, वाई के लिए जे कैप होता है, और जेड के लिए के कैप होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है। हाल फिलहाल हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में जो आप यूनिट वेक्टर लेके चलेंगे वो आपका आई कैप होगा। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और आई कैप के साथ हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप ही है। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको याद होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये रहता है ना। तो हमारा जो वेक्टर है वो ये है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, अब देखिएगा, जब आप आई कैप का यहाँ इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो आई कैप का जब आई कैप से करेंगे तो 1 हो जाता है। आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 होता है, यू नो दिस वेरी वेल। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ आपके पास एक्स। ठीक है। और आई कैप का जब आप जे कैप से करेंगे डॉट, तो वो 0 हो जाएगा, यानी कि ये वाला टर्म यहाँ पर आने वाला नहीं है, सिर्फ एक्स मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पर है पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उन्होंने हमको बोला हुआ था द वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जो हमको दिया हुआ है इसकी वैल्यू होगी आपकी 1। ठीक है। और ये जो आई कैप है, आई कैप जे कैप के कैप, ये तो यूनिट वेक्टर बाय डिफॉल्ट होते ही हैं। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा ही होगा, सिर्फ आपको मिलेगा कॉस 30 डिग्री। ठीक है। और आपको पता है कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3/2, तो आप ये कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू आपकी √3/2 आ चुकी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके बाद सेम तरीके से, सेम वे से हम लोग वाई एक्सिस के रेस्पेक्टिवली कंडीशन लगाएंगे। जहां पर हमने आई कैप लिया था वहां पर आपको लेकर चलना होगा जे कैप। तो वेक्टर डॉट जे कैप इज इक्वल टू वही फॉर्मूला, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है। तो पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ठीक है। तो देखिए, जब आप जे कैप का अंदर डॉट निकालेंगे तो आई कैप का जब जे कैप से डॉट होता है तो 0 हो जाता है, और जे कैप से डॉट होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर y मिलने वाला है, और ये इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, और कॉस थीटा, मतलब कि फाइनली आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो, हाँ एक बात और देखिए, आपको सेकंड वाला एंगल पता नहीं था एक्चुअली, हमको जो वेक्टर पता करना था ना, उसमें आपको ये तो पता था कि एक्स एक्सिस के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, बट वाई के साथ कितना बना रहा है वो हमको नहीं पता था। तो हमने उसको कॉस, मतलब उसे थीटा ही मान लिया यहाँ पर। ठीक है। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया है ये वाला, अभी इसे यूज करेंगे, देखिएगा अगर समझिएगा। हाँ जी। देखिए एक बात और, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये जो भी कॉस थीटा कॉस अल्फा, मतलब बेसिकली देखिए, आपको डायरेक्शन कोसाइंस याद होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस हम निकाला करते थे ना, कि किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देते हैं तो उस तरीके से जो पता चलता है वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। सारे डायरेक्शन कोसाइंस का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना। तो सेम वे जैसे हमने ऊपर जो अपना कॉस थीटा निकाला था, मतलब जो हमारे पास एंगल था दैट वाज एक्चुअली कॉस 30,
तो cos 30 का स्क्वायर और ये जो हम थीटा लेकर चल रहे हैं इसका स्क्वायर, इन दोनों का सम 1 होगा। ऐसा फैक्ट है, ऐसा हमेशा होता है। सारे डायरेक्शन कोसाइंस का रेशियो, सारे डायरेक्शन रेशियो कोसाइंस जो होते हैं उनके स्क्वायर का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। रिमेंबर दिस, ठीक है ना, हमेशा के लिए ऐसा। तो पहले वाला डायरेक्शन कोसाइन आपके पास है 30 डिग्री, यानी कि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिएगा जरा यहाँ से देखिए, कॉस 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा तो आपको मिलेगा ये 3/4। तो 3/4 देखिए हमने उस साइड जाके माइनस कर लिया, देखिए ये प्रेजेंट है, ये रहा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 3/4, तो आपको मिल जाएगा ये एलसीएम लेकर 1/4 और 1/4 का रूट लेंगे एंड यू विल गेट कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 आ चुकी है। तो यहाँ पर जो कॉस थीटा था ना ये वाला, इसकी वैल्यू आप 1/2 प्लेस कर दीजिए। अच्छा, अब देखिएगा ये डॉट दिस इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और कॉस थीटा मतलब कि 1/2 जिसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी है, इसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है। जे कैप का अंदर डॉट लेंगे, अभी हम डिस्कस कर रहे थे जब आई कैप का जे कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और जे कैप का जे कैप से होगा तो 1। तो यहाँ पर आपको सिर्फ y मिलने वाला है और y इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो आपके पास देखिए x की वैल्यू आ चुकी है √3/2, y की वैल्यू आ चुकी है 1/2। तो हमने जो वेक्टर सपोज किया था, हमारा वेक्टर था xi कैप प्लस yj कैप। तो आप x की वैल्यू √3/2 प्लेस कर दीजिए और y की वैल्यू अभी हमने निकाली है 1/2, वो प्लेस कर दीजिए। तो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा एंड दिस इज द फाइनल आंसर। रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। ठीक है, बस ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया पहले वाले क्वेश्चन का। इसके बाद हम रीड करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। देखिएगा जरा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी टाइप हो गया। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। उन्होंने बोला कि हमारे पास एक वेक्टर है जो कि P और Q इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि एक तो जो वेक्टर बनेगा है ना, उसके स्केलर कंपोनेंट्स निकालिए। देखिए स्केलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है 2i कैप, देखिए जैसे ये जैसे वेक्टर ए है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो इसके जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो है 2, 3, -1, मतलब कि i कैप, j कैप और k कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं वही आपके स्केलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या बोला कि एक तो आप स्केलर कंपोनेंट्स बताइए, दूसरा उन्होंने बोला कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए जो कि इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, चलिए बिल्कुल करेंगे। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर आपके पास है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर P का है x1 y1 z1 और दूसरा है Q जो कि x2 y2 z2। तो अगर आप PQ वेक्टर पता करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ऐसे तो करते हैं हमेशा। अगर आप PQ वेक्टर निकालना चाहते हैं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ये काम आप करते हैं। तो देखिएगा Q के जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास है, Q का जो पोजीशन वेक्टर है वो है x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, और जो P है उसका है x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप। अब आप इसमें से बस इसको माइनस कर लीजिए और आपको मिल जाएगा PQ वेक्टर। ठीक है जी हाँ, ये लिखा है देखिएगा मैंने, वेक्टर P का पोजीशन वेक्टर ये रहा हमारे पास, Q का ये रहा, और वेक्टर PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। इस तरीके से आपका वेक्टर PQ आ गया। उन्होंने आपको ये भी बोला कि आपको इसका मैग्नीट्यूड भी पता करना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आपको पता है रूट के अंदर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो वेक्टर PQ का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपके वेक्टर PQ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, इजी सा क्वेश्चन था बहुत। इसके बाद देखिएगा अपना थर्ड क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे थोड़ा सा। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। एक लड़की वेस्ट में 4 किलोमीटर मूव करती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये ओरिजिन है जो कि इसका हम ओरिजिनल पॉइंट यानी कि जो रेफरेंस पॉइंट है उसे मानकर चलते हैं, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से वो इधर चली है कितना, 4 किलोमीटर, कितना 4 किलोमीटर। ठीक है, अच्छी बात। इसके बाद उन्होंने बोला देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या बोला उन्होंने, नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री। देखिए नॉर्थ जो होगा वो होगा आपका ये,
ये तो होगा, मतलब यहाँ इसका ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच चुकी है, तो इस पॉइंट से जो नॉर्थ होगा वो इस तरफ को होगा, राइट, इस तरफ को नॉर्थ होगा। इस डायरेक्शन से 30 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट, इस डायरेक्शन से 30 डिग्री ईस्ट कहना है वो, इस नॉर्थ वाली डायरेक्शन से। तो देखिएगा 30 डिग्री ईस्ट अगर यहाँ पर निकालते हैं तो ईस्ट जो होगा वो कुछ ऐसे तो होगा, आपको पता है वैसे कि ईस्ट इस तरफ को लिया जाता है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ 30 डिग्री इसकी तरफ, तो कुछ ऐसा ये एंगल होगा आपका 30 डिग्री। इस एंगल पे वो यहाँ तक आगे की तरफ चली गई, कितना चली है 3 किलोमीटर, ठीक है, इस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर ऊपर चलती है, देन स्टॉप्स, फिर उसके बाद रुक जाती है। अब उन्होंने क्या बोला आगे, डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। तो इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ये था, यहाँ से जो उसका ये जो है ना, ये आपको पता करना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब ये चीज़ ये आपको फाइंड आउट करना है ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। देखिए आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इज इनडायरेक्टली डिस्टेंस विद डायरेक्शन। तो आपको वही पता करना है कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही लगा मुझे, देखिएगा इसका सॉल्यूशन, देखिए डायग्राम मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, ये ओ उसका रेफरेंस पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से चली है 4 किलोमीटर, मान लीजिए ए तक आ चुकी है, फिर यहाँ से ए पे नॉर्थ ये था इस तरफ को, तो यहाँ से 30 डिग्री बी की तरफ चलेगी वो, ठीक है। अब आपको ओ बी जो वेक्टर है ये आपको ये वाला वेक्टर पता करना है इनडायरेक्टली, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही, देखिए मैं बी से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना लिया और इस पॉइंट को नाम दे दिया, देखिए इस वाले पॉइंट को मैंने डी, छोटा सा डी लिखा हुआ है इस जगह पर, आप देखिएगा डी आपको दिख रहा होगा, ये परपेंडिकुलर मैंने बना लिया। देखिए ये जो पूरा एंगल होगा 90 डिग्री का होगा, जब ये वाला एंगल हमारे पास 30 है तो अंदर वाला बचेगा 60, राइट, तो अंदर वाला एंगल 60 डिग्री आ गया। अब देखिए हम पुरानी क्लास वाला कुछ काम करते हैं, जैसे हम छोटी क्लास में करते थे 10th वगैरह में। आप पहले ये देखिए आपके पास जो ए बी की लेंथ है वो कितनी है 3 किलोमीटर, रिमेंबर दैट, ये आपके पास 3 किलोमीटर है। आप एक काम करिए, जो ट्राइंगल है आपका ए डी बी, ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, इस ट्राइंगल में आप साइन 30 डिग्री अप्लाई कर, सॉरी साइन 60 डिग्री अप्लाई कर दीजिए। साइन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन 60 इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी, ये आ जाएगा, ठीक है। ये लिखा है देखिए मैंने, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी। साइन 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है, बी डी अपॉन ए बी, बी डी हमें पता करना है, मतलब बी डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, और ए बी है आपके पास, देखिएगा ए बी है आपके पास 3, ठीक है, ये आपके पास 3 था, रिमेंबर दैट। तो साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू बी डी अपॉन 3, आप यहाँ से बी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 का इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको मिलेगा 3√3/2, ये आपके पास बी डी की लेंथ आ चुकी है, बी डी ये लेंथ आ चुकी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत सही, इसके बाद देखिएगा ज़रा, अब आप इसमें अप्लाई कर दीजिए इन द सेम ट्राइंगल, इस सेम ट्राइंगल में आप अप्लाई कर दीजिए cos 60, cos होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि ए डी अपॉन ए बी, ठीक है। देखिए लिखा है cos 60 इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी इन द सेम ट्राइंगल, ओके। तो cos 60 की जो वैल्यू देखिए हमारे पास होती है 1/2, cos 60 इज इक्वल टू 1/2 ए डी अपॉन ए बी। देखिए ए बी हमारे पास कितना था, अभी पीछे भी हमने यूज़ किया था, दैट वाज 3, तो आप यहाँ से ए डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 का ऐसा मल्टीप्लाई करेगा आपको मिल जाएगा 3/2, तो आपके पास ए डी की वैल्यू 3/2 आ चुकी है, ठीक है। एक बात समझिएगा अब ज़रा, देखिए आपके पास जो पूरा ओ था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके पास 4 था, और ये जो ए डी आपके पास निकल कर आया, ए डी ये आपके पास 3/2 निकल कर आया है। तो अगर आप यहाँ से ओ डी निकालना चाहें तो इस 4 में से इसको माइनस कर दीजिए ए डी को, सही बात है ना भाई। देखिए 4 ये पूरी लेंथ थी और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ थी दैट वाज 3/2, वी हैव जस्ट ऑब्टेन्ड इट। तो अगर आप यहाँ से ओ डी पता करना चाहते हैं तो इस पूरी लेंथ में से वाली लेंथ माइनस कर दीजिए, मतलब कि 4 - 3/2, तो आपको ओ डी की वैल्यू मिल जाएगी 4 - 3/2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे आप इसे तो आपको मिलेगा 5/2। समझ पा रहे हैं? देखिए अब देखिएगा ज़रा, देखिए हमारे पास ये वाला जो वेक्टर आया, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट आया है इस वेक्टर का, ये वाला कंपोनेंट मतलब परपेंडिकुलर वाला बी डी, ये आया 3√3/2, मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी जो वेक्टर होगा वो यही होगा 3√3/2, इसका मतलब ये होता है कोलिनियर वेक्टर जैसे हमने पढ़े थे, है ना। तो अगर इसका हमारे पास इस वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट 3√3/2 आया है, तो चाहे आप यहाँ ले लें, चाहे यहाँ ले लें, चाहे यहाँ ले लें, इसके पैरेलल जो भी होंगे उन सबका जो स्केलर कंपोनेंट होगा 3√3/2 ही होगा, ठीक है। और सेम वे देखिए इसका जो निकल कर आया, अभी हमने पीछे निकाला शायद से 5/2 आया है। तो अगर आप इस वेक्टर के बारे में बात करना चाहते हैं,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, दिस और दिस इन दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए, ठीक है। देखिए कैसे होता है एक्चुअली, आप जैसे पढ़े हुए हैं वेक्टर, थोड़ा सा इधर आप थोड़ा सा मूव किया आपने, फिर इधर थोड़ा मूव किया, और ये वेक्टर अगर आप पता करना चाहते हैं तो दिस प्लस दिस ऐसा करना होता है, ठीक है। तो आपको ये वेक्टर पता चल जाता है। अब जैसे हम ओ बी पता करना चाहते हैं तो ओ डी प्लस डी बी ये आप कर दीजिए। तो देखिएगा ओ डी हमने हमारे पास अभी पीछे हमने निकाला था 5/2 था, प्लस ये वाला 3√3/2। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वेक्टर में डायरेक्शन भी आपको लेनी होती है। यहाँ से हम लेफ्ट जा रहे हैं, हमारा जो ओ डी की वैल्यू थी वो 5/2 थी, बट हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो आपको लेना पड़ेगा -5/2, ठीक है। और एक्स एक्सिस की तरफ चल रहे हैं तो आई कैप, फिर यहाँ से आप चल रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो हमारे पास निकल कर आया देखिए छुप गया है ऐसे 3√3/2, तो प्लस का 3√3/2 एंड जे कैप, ये आपके पास निकल कर आ जाएगा वेक्टर ओ बी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, डायरेक्शन का भी बड़ा इन्फ्लुएंस होता है इसमें, डायरेक्शन का भी बड़ा रोल होता है। तो इस तरीके से आपका ये वाला आंसर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं इस एक्सरसाइज के। थर्ड हो गया, इसके बाद हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन, देखिएगा ज़रा। वेक्टर ए इज इक्वल टू हमको दे रखा है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, देन इज इट ट्रू दैट ए प्लस ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड प्लस सी मैग्नीट्यूड। उन्होंने बोला कि अगर ए इज इक्वल टू बी प्लस सी है तो क्या ये ट्रू होगा कि ए का मैग्नीट्यूड जो है वो बी के मैग्नीट्यूड और सी के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल हो। जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है, बिल्कुल देखिए जस्टिफाई करते हैं। हमें गिवन है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, यह आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। वेक्टर ए इज इक्वल टू बी प्लस सी हमको गिवन है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि ये भी ट्रू होगा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी वेक्टर बी और वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल हो। चेक करते हैं। देखिए आप कोई जो कंडीशन दे रखी है, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लीजिए। तो वेक्टर ए का, देखिए किसी भी वेक्टर का स्क्वायर मतलब कि उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर आप वेक्टर ए का स्क्वायर करेंगे तो इनडायरेक्टली आप उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आप फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ए स्क्वायर तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a, फॉर्मूला लगा रहे हैं हम ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो हमने फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, देखिए बी डॉट सी का मतलब होता है, आपको याद होगा जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। सेम वे बी डॉट सी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस थीटा। तो वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर बी वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट इनटू कॉस थीटा। उन्होंने पूछा था आपसे क्या कि अगर हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्या वो वेक्टर बी और वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल आएगा। देखिए आप वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता करना चाहते हैं ना, तो पावर 2 आप यहाँ से हटा दीजिए, पावर 2 इधर जाके देखिए यहाँ पर रूट हो जाएगी पूरी। क्या आप इतने लंबे चौड़े एक्सप्रेशन को ये लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, ठीक है। क्या ये पूरी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं नो इट इज़ नॉट ट्रू, ये कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इतना ही था ये। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज अ यूनिट वेक्टर। उन्होंने बोला कि जो वेक्टर हमको दिया हुआ है एक यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो आपको एक्स की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ, हमारे पास वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। देखिए जो एक्स है उसका मैं तीनों में अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आपको मिल जाएगा एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप। ये आपके पास वो वेक्टर आ गया है जो कि एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो इसका देखिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई का जो कोफिशिएंट है वो एक्स है, एक्स का स्क्वायर, ये भी एक्स का स्क्वायर, ये भी एक्स का स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, जैसा कि उन्होंने हमको बोला हुआ है, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अगर आप इन तीनों रूट वाले टर्म्स को ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा √3x² इज इक्वल टू 1। अगर आप इसका रूट लेंगे तो आपको मिलेगा, अच्छा देखिए मैंने काम किया यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए यहाँ से रूट हट जाएगा, आपको मिलेगा ये सिर्फ 3x² और यहाँ पर 1 का स्क्वायर देखिए आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। आप x पता करना चाहते हैं, 3 का ऐसा डिवीजन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा x² इज इक्वल टू 1/3 एंड द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू
बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 1/√3 हमें मिलेगा ±1/√3। उन्होंने हमको यही बोला हुआ था कि इफ दिस इज अ यूनिट वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो वी कैन से द वैल्यू ऑफ x इज ±1/√3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन अपना। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। आपको एक वेक्टर पता करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट होना चाहिए एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस, और वो इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट मतलब सम के पैरेलल होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, अब तक मैंने आपको मेरे ख्याल से डिस्कस हमने कभी भी नहीं किया है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है 2i प्लस 3j, जैसे ये एग्जाम्पल ले लेते हैं 2i प्लस 3j माइनस k। तो देखिए यहाँ पर जो स्केलर कॉम्पोनेंट्स हैं, वेक्टर के जो स्केलर कॉम्पोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, 2, 3 और -1। इन्हें हम वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज भी कहते हैं। याद रखिएगा, इनको हम लोग इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज भी कहते हैं। तो अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, याद रख लीजिए, ये ट्रिक याद रख लीजिए, जैसे हमने पीछे भी हालांकि अभी वो जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आया था ना कि एक लड़की ऐसे चलती है फिर ऐसे चलती है ऐसे करके, तो आपको एक बात याद रख लेनी है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, ठीक है ना, इनडायरेक्टली आप उन्हें कोलिनियर भी कह सकते हैं, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज आप सेम लेकर चल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज सेम, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, कंडीशन ये आ जाती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे उनके हमेशा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि डायरेक्शन रेशियोज आप सेम लेकर चल सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला हमसे कि एक वेक्टर है जो कि इन दोनों के सम के बराबर है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, और नहीं, इन दोनों के रिजल्टेंट के पैरेलल है, तो इन दोनों का हम रिजल्टेंट ले लेते हैं, मतलब दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो जो वेक्टर निकल कर आएगा, है ना, हमें एक वेक्टर चाहिए जो उन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर है, तो जो इन दोनों को ऐड करके वेक्टर आएगा ना, उसके हम डायरेक्शन रेशियोज उठा लेंगे, है ना, डायरेक्शन रेशियोज उठा लेंगे, और जो वेक्टर हमको पता करना है जो इन दोनों के ऐड करके इसके पैरेलल है, उसके भी डायरेक्शन रेशियोज वही हो जाएंगे। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियोज सेम हो जाते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हमको बोला हुआ है 5 यूनिट्स। बस ये काम हमको कर लेना है। अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन, फिफ्थ कर चुके, सिक्स्थ। हाँ जी, देखिए वेक्टर ए हमारे पास है 2i प्लस 3j माइनस k, वेक्टर भी हमारे पास ये है, मैंने इन दोनों को ऐड किया तो a प्लस भी आ गया। ये 2i को i से ऐड किया 3i 3j और -2j प्लस j माइनस k प्लस k 0 हालांकि लिखने की जरूरत नहीं थी पर लिख दिया। अच्छा अब देखिएगा, जो इसके डायरेक्शन रेशियोज है ना, इसके पैरेलल जो वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज भी सेम होते हैं। इनडायरेक्टली आप ले लीजिए 3, मतलब आप एज इट इज पूरा वेक्टर यूज कर लिया करिए, इसके पैरेलल बोल रहे हैं ना, तो इसके पैरेलल आप यही वेक्टर यूज कर लीजिए। जैसे पीछे जो क्वेश्चन आया था पैरेलल वेक्टर वाले केस में डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं, तो बस यही यूज कर लीजिए, और इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए आपका 5। तो देखिए 5 मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, पहले आप इसका एक यूनिट वेक्टर निकालिए। ठीक है, यूनिट वेक्टर आप जब निकालेंगे तो जो यूनिट वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, फिर उसमें हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वेक्टर हमको मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा जरा, इसका मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे, ये पूरा वेक्टर देखिए एज इट इज लिख दिया है 3i प्लस j, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब कि रूट के अंदर 10, और क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा अब इसका पूरे का वो होगा आपके पास 1। ठीक है, अब आपको क्योंकि ऐसा वेक्टर पता करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को इसके अंदर ले गए हैं, तो आपको मिल जाएगा 15i प्लस 5j अपॉन रूट 10। अगर आप आंसर शीट से आंसर मिलाना चाहें अपना, तो आप इसको नीचे आइटम को रेशनलाइज कर दीजिए, मतलब रूट 10 का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है अपना 7th। वेक्टर ए हमको दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर सी दिया हुआ है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला था कि आपको एक वेक्टर पता करना है जो इन दोनों के सम के पैरेलल हो, बट उसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। यहाँ हमें बोला उन्होंने कि आपको एक वेक्टर पता करना है जो इस वाले पार्ट, मतलब 2a माइनस बी प्लस 3c के पैरेलल हो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 होना चाहिए। उसका जो मैग्नीट्यूड है ओनली 1। तो मतलब जहाँ हमने 5 का मल्टीप्लाई नहीं किया था पीछे, बस आपको वो काम नहीं करना है, बाकी सारा काम आपका सेम है। ठीक है, देखिएगा अब जरा, एक्सरसाइज में काफ़ी टाइम लगा इसमें,
क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे इसके। हाँ जी, ये देखिए 7th क्वेश्चन में वेक्टर ए हमारे पास ये है, वेक्टर बी ये है, वेक्टर सी ये है, ठीक है। तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 2a माइनस बी प्लस 3c। तो 2 इंटू दिस, तो देखिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i कैप 2j कैप एंड 2k कैप, देखिए लिखा हुआ है माइनस बी तो हो जाएगा माइनस का 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, देखिए लिखा हुआ है माइनस बी कर रहे हैं ना, और प्लस 3c, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप, ये आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 2i कैप देखिए कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ आपको 3i कैप मिलेगा, 2j कैप सॉरी 2j कैप ये रहा, और जे कैप 3j कैप माइनस 6j कैप तो माइनस 3j कैप, के कैप की बात करते हैं तो 2k कैप माइनस 3k कैप माइनस k कैप और प्लस 3k कैप तो 2k कैप। जो रिजल्टेंट वेक्टर है इस पूरे कंपोनेंट का देखिए वो हमारे पास ये निकल कर आया है 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब उन्होंने क्या बोला कि जो वेक्टर हमको निकालना है वो इनके डायरेक्शन में होना चाहिए इस वेक्टर के, तो जो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं सीधे उठा लीजिए, बट उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि इसमें डिवाइड करना होता है इसके मैग्नीट्यूड का, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाता है, यू नो दिस वेरी वेल। तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 4 रूट के अंदर, ठीक है। तो 9 प्लस 9 हो गया आपका 18, 18 एंड 4 22, तो आपको नीचे मिल जाएगा रूट 22। इस रूट 22 का तीनों में आप चाहें तो अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा 3 अपॉन रूट 22 आई कैप, 3 अपॉन रूट 22 जे कैप, 2 अपॉन रूट 22 इंटू के कैप। ये आपके पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया जो कि 2a प्लस बी माइनस 3c के पैरेलल है और इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड बोल देते 10 यूनिट्स होना चाहिए, तो इसमें बस आपको 10 का मल्टीप्लाई और करना होता, बाकी सब आपका मेथड सेम होता, ठीक है। ये आपका 7th क्वेश्चन रहा। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे 8th क्वेश्चन के बारे में। Show that the points this are collinear and find the ratio in which B divides AC। आपको शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, पहला काम। दूसरा आपको ये और पता करना है कि B जो है वो AC को किस रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट यहाँ A है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट C है, तो आपको शो करना है कि ये तीनों कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब सेम लाइन में प्रेजेंट है। उसके अलावा ये और पता करना है कि बी जो है, बी से जो ए सी है वो किस रेशियो में डिवाइडेड है, मतलब आपको पता करना होगा ए बी रेशियो बी सी। ये दो काम आपको इस क्वेश्चन में करने हैं। देखिए अगर आप कोलिनियर शो करना चाहते हैं, किन्हीं भी पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना चाहते हैं, तो आप एक काम करिए, जैसे यहाँ पर ए था, बी और सी, आप ए बी वैक्टर निकाल लीजिए, बी सी वैक्टर निकाल लीजिए और ए सी या फिर सी ए कुछ भी कर लीजिए, तीनों वेक्टर निकाल लीजिए, ए बी बी सी एंड सी ए या ए सी। फिर आप देखिए ये दिखा दीजिए कि ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए सी का मैग्नीट्यूड, है ना। ए बी का मैग्नीट्यूड बी सी का मैग्नीट्यूड, ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड ए सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो आप कह सकते हैं द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब द पॉइंट्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जी हाँ, देखिए ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, सी हमारे पास ये है। अगर मैं वेक्टर देखिए ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, आप इसे ए भी कह सकते हैं आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप, 5 आई कैप 0 जे कैप माइनस 2 के कैप, 11 आई कैप 3 जे कैप 7 के कैप, आप ये भी इनको कह सकते हैं। तो अगर हम वेक्टर ए बी निकालेंगे तो वेक्टर ए बी हम कैसे निकालते हैं, यू नो दिस कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मतलब 5 आई कैप माइनस आई कैप 4 आई कैप आ जाएगा, 0 जे कैप माइनस माइनस 2 जे कैप तो प्लस 2 जे कैप हो गया, माइनस 2 के कैप और माइनस माइनस 8 के कैप तो आपको मिलेगा 6 के कैप। मतलब हमने वेक्टर ए बी निकाल लिया, कैसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करके। सेम वे आप निकालिए बी सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, 11 आई कैप माइनस 5 आई कैप तो 6 आई कैप, 3 जे कैप और 0 जे कैप तो 3 जे कैप ही आ जाएगा, 7 के कैप माइनस माइनस 2 के कैप तो देखिए 9 के कैप, ये हमारे पास वेक्टर बी सी आ गया, ठीक है। सेम वे आप वेक्टर सी ए निकाल लीजिए, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 1 आई कैप माइनस 11 आई कैप तो माइनस 10 आई कैप, माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप 3 जे कैप तो माइनस 5 जे कैप,
-8 के कैप, -7 के कैप, तो -15 के कैप। ए बी सी और सी ए तीनों वेक्टर्स हमने निकाल लिए। मैंने क्या बोला आपको, आप इनके मैग्नीट्यूड्स निकालिए। मैग्नीट्यूड्स कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड होगा 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 एंड 6 का स्क्वायर 36। आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा √56। तो आप इसे लिख सकते हैं √2 √14। √14 तो हो गए, 56 है ना, 2 से 28, 2 से 14 और 14 से 1 टाइम, तो 2 √14। ठीक है, चलिए बहुत सही। ऐसे ही बी सी का मैग्नीट्यूड निकाला तो रूट के अंदर 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यह आ गया आपके पास 3 √14। ऐसे ही वेक्टर सी निकाल दिया हमने, यह आया √350 मतलब कि 5 √14। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों का सम 2 √14 और 3 √14 का सम इसके इक्वल आ रहा है 5 √14 के इक्वल। तो आप कह सकते हैं ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर शो करने का बेस्ट वे है कि आप तीनों के मैग्नीट्यूड्स निकालिए, किन्हीं दो के मैग्नीट्यूड्स का सम थर्ड वाले के इक्वल अगर आ जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि वो कोलिनियर हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आ रहा है। देखिए मैंने लिखा भी है कि वेक्टर ए बी मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर सी ए मैग्नीट्यूड, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। इसके बाद उन्होंने हमको ये और बोला था कि आपको ये भी पता करना है कि बी पॉइंट से जो ए और सी है वो किस रेशियो में डिवाइडेड है। ठीक है, तो देखिए मैंने मान लिया कि इससे m/n में डिवाइडेड है। ठीक है, m/n में। तो देखिए आपको सेक्शन फॉर्मूला याद होगा, हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर किसी लाइन पर कोई पॉइंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और आप ये पता करना चाहते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस एन, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस एन। अगर हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पर 3rd डायमेंशन की भी बात करनी है, तो mz1 प्लस mz2 प्लस nz1 इज इक्वल टू m प्लस एन। समझिएगा, देखिए ये आपका x1 y1 z1, ये है x2 y2 एंड z2। तो फॉर्मूला होता है mx2 यानी कि m इंटू 11 m आ गया, प्लस nx1 तो n इंटू 1 तो 1n अपॉन m प्लस एन, my2 तो m इंटू 3 मतलब 3n, प्लस ny1 तो n इंटू -2 मतलब -2n अपॉन m प्लस एन, फिर mz1 तो m इंटू 7 यानी कि 7m, प्लस nz1 mz2 प्लस nz1 तो n इंटू -8 मतलब -8n, देखिए एंड में लिखा हुआ -8n अपॉन m प्लस एन। ये हमारे पास b के कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए। ठीक है, अच्छा अब देखिए b के तीनों पॉइंट्स आपको पता है, ये वाली वैल्यू आपकी 5 के इक्वल होगी, ये वाली वैल्यू आपकी 0 के इक्वल होगी और ये वाली वैल्यू आपकी -2 के इक्वल होगी। तो आपको जो ईजी लगे, जो कैलकुलेशन ईजी लगे, बस उसको उसके इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मुझे लगा कि अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूँगा तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट रहेगी। देखिए फिर से एक बार मैं बोल दूँ आपको कि आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। ठीक है ना, अगर कभी भी आपको रेशियो पता करना हो तो हमेशा सेक्शन फॉर्मूला ही लगाइए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये आप 0 के इक्वल डालिए। ठीक है, तो आपको मिलेगा 3m माइनस 2n अपॉन m प्लस एन इज इक्वल टू 0। सेक्शन फॉर्मूला लगाया, सेक्शन फॉर्मूला से हमने b के कोऑर्डिनेट्स mn के फॉर्म में निकाल लिए, जो कोऑर्डिनेट्स हमको ऑलरेडी पता थे। ठीक है, फॉर्मूला में एक बार लिख देता हूं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस एन, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस एन। इसी तरीके से mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस एन। बस ये फॉर्मूला मैंने लगाया है, और जो इजी लगा मुझे, ये y वाला पॉइंट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इजी लगा 0 के इक्वल लगाने के लिए, इसीलिए मैंने 0 के इक्वल इसको पुट कर दिया। अब बस ये थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा इसे। देखिए m प्लस एन का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, आपको मिलेगा 3m माइनस 2n इज इक्वल टू 0, 2n उधर लेकर जाइए तो आपको मिलेगा 3m इज इक्वल टू 2n। आप m रेशियो n पता करना चाहते हैं ना, तो n का इधर डिवीजन 3 का इधर डिवीजन, आपको मिलेगा m अपॉन n इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, दैट इज m रेशियो n इज इक्वल टू 2/3। ये आपके पास रिक्वायर्ड रेशियो आ चुका है। ठीक है, ये काम आपको इस क्वेश्चन में करना था। तो क्लियर हो गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो इसके बाद देखिएगा, मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग पोर्शन में शायद आज और लग जाएगी। ठीक है, फिर देखिए कल से कुछ जो है नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ऑफलाइन ही कर लेंगे। ठीक है, तो आज ये आप फिनिश कर लीजिएगा। ठीक है, इतना पोर्शन कर लीजिएगा, आगे हो जाए तो अच्छी बात है। वैसे मुझे पता है
थोड़ा सा अजीब हैं, थोड़े से वियर्ड हैं, तो सारे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बाकी फिर देखिए मैं जो है शाम तक कोशिश करता हूँ एक और वीडियो बना दूँ। ठीक है, चलिए फिर बाय।